अगर कल एक नया पैंडेमिक आ जाता है तो क्या ये सिर्फ ह्यूमंस की प्रॉब्लम होगी? हम नेचर से अलग नहीं है। प्रकृति रक्षति रक्षितः। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। और हमने अगर नेचर और ह्यूमंस के इंटरकनेक्शन को इग्नोर किया तो फ्यूचर आउटब्रेक्स और भी फ्रीक्वेंट और बहुत सीवियर हो सकते हैं। इस वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ये थीम एक पावरफुल मैसेज हम सबको देता है। ह्यूमंस, एनिमल्स और इन्वायरमेंटल हेल्थ अलग अलग नहीं है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज के वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे इस इंटरकनेक्शन के रियल इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करना कि वो ह्यूमंस पर क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इस इंटरकनेक्शन को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इमर्जिंग डिजीजेस। आजकल के टाइम पर जो भी नई इन्फेक्शियस डिजीजेस आ रही हैं उनमें से 70% से ज्यादा जूनोटिक डिजीजेस होती हैं, यानी एनिमल से ह्यूमंस में जो डिजीजेस आती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है कोविड-19, जिसका एक और नया स्ट्रेन आ गया है जिसका नाम है सिकाडा। नीपा वायरस बहुत फेमस है, रेबीज बहुत कॉमन है, हम देखते हैं। ये सब जूनोटिक डिजीजेस हैं और इनका इम्पैक्ट क्या है? इनका इम्पैक्ट है कि ये कंट्रीज के बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती, रैपिड स्प्रेड करती हैं अक्रॉस बॉर्डर्स, और कुछ कुछ डिजीजेस में बहुत हाई मोर्टेलिटी होती है, हाई मोबिडिटी होती है, जिससे हेल्थ सिस्टम्स ओवरलोड हो जाते हैं। इकोनॉमिक लॉस होता है क्योंकि लॉकडाउन, जॉब लॉसेस वगैरह वो हमने पहले भी देखे हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि कभी दोबारा ना देखने पड़े। इसके अलावा ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एंग्जाइटी होती है, डर लगता है, अनसर्टेनिटी होती है जो सोसाइटी में, वो सब इंक्रीज हो जाती है। तो एक डिजीज सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं, पूरे लाइफ सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। सेकंड बड़ा इम्पैक्ट है इन्वायरमेंटल डैमेज, यानी उससे जो हेल्थ क्राइसिस होता है। जब इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है तो डिजीजेस का रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जैसे जब हम जंगल काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है, तो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट लूज हो जाता है और वो लोग ह्यूमंस के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, गांव में आ जाते हैं, घुस जाते हैं, खाना वहां पे खाते हैं। कैटल जो है, हमारा लाइफ स्टॉक है, उस पर अटैक करते हैं। तो इससे उनकी डिजीजेस ह्यूमंस में आ सकती हैं और ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज। जब टेम्परेचर बढ़ता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, इसकी वजह से मच्छर जैसे वेक्टर ज्यादा सर्वाइव करते हैं, तो डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां ज्यादा स्प्रेड होती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्ड्स और फिश, उनके माइग्रेशन पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, जिससे फूड चेन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना। तो साइबेरिया में जो पर्माफ्रॉस्ट है, जहाँ हमेशा बर्फ रहती है, वो पिघलने लगा है, और वो पिघलने लगा है तो उसके नीचे से, जमीन से वायरसेस और बैक्टीरिया निकल रहे हैं। बरियल ग्राउंड से स्मॉल पॉक्स वायरस तक वायबल पाया गया है, जिसको हम बोलते हैं कि हम इरेडिकेट कर चुके हैं। पोल्यूशन से भी लंग डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं एयर पोल्यूशन से, और वाटर पोल्यूशन से इन्फेक्शंस, टॉक्सिन एक्सपोजर, इसका रिस्क बढ़ जाता है। सॉइल डिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस इम्यून बैलेंस को इम्पैक्ट कर देती है। तो ये जब सारे इकोसिस्टम्स डिस्टर्ब होते हैं तो हार्मफुल पैथोजेंस यानी बैक्टीरिया, वायरसेस को ग्रो करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। तीसरा इम्पैक्ट है जब हम हॉर्मोन्स या दवाइयों को, एंटीबायोटिक्स को ओवर यूज करते हैं। ये बहुत बड़ा एक साइलेंट थ्रेट है इस समय, जो हमें 19वीं या 18वीं सदी पर वापस ले जा सकता है एंटीबायोटिक्स के टर्म्स में, इन्फेक्शंस के टर्म्स में। 18वीं सदी में अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता था तो वो सर्टेन डेथ होता था ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारे पास कोई इलाज नहीं था उस इन्फेक्शन को ठीक करने का। लेकिन फिर धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स आनी शुरू हुई, बहुत बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स बनी, तो अब हम बड़े से बड़ा इन्फेक्शन, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन भी ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर ये एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर दें, और ये अब बहुत कॉमनली हमें दिख रहा है, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो है एनिमल फार्मिंग में एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स यूज होना। क्योंकि अब ज्यादातर जो आप चिकन वगैरह खाते हैं वो फार्म
में नहीं, फ्री रेंज नहीं होता, वो पाले जाते हैं बड़े बड़े चिकन फार्म्स में। और वहां पर क्योंकि ओवर क्राउडिंग होती है तो उनको इन्फेक्शंस का रिस्क होता है, और उन्हें जो फार्मर्स हैं वो पहले ही एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, खिला देते हैं उनकी फीड में मिला के। तो इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते जाते हैं, और जब हम लोग वो चिकन वगैरह खाते हैं तो ह्यूमंस में वही रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिमिलरली एक्सेसिव मेडिसिन का यूज करने से वो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट में एंटर कर जाती हैं सारी मेडिसिन, जिससे इकोसिस्टम खराब हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा है जो वल्चर्स का एक्सटिंक्शन हो गया है। आपने पहले पुराने जमाने में जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा, गिद्ध यानी वल्चर्स बहुत कॉमन थे हमारे शहरों में, और जंगलों में तो वैसे ही बहुत कॉमन है। तो कोई भी एनिमल की डेथ अगर होती है तो वल्चर्स आकर उसको खा लेते हैं, उसकी सफाई कर देते हैं। लेकिन क्योंकि कैटल फार्मिंग में डाइक्लोफिनैक नाम के एक दवाई का यूज हुआ, जो कि एक पेन किलर है, ह्यूमंस भी बहुत कॉमनली खाते हैं, लेकिन वल्चर्स के लिए अनफॉर्चुनेटली वो एक डेथ सेंटेंस है। दैट मेडिसिन इज एक्सट्रीमली पॉइजनस फॉर ऑल वल्चर्स। तो कैटल में हमने सबको खिलाया डाइक्लोफिनैक, जब कैटल की डेथ हुई तो वल्चर्स ने जब वो कैटल को खाया तो उनके अंदर वो डाइक्लोफिनैक आ गया और वो मर गए। धीरे धीरे इससे वल्चर्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई है। ये बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि अब अगर जंगल में कोई एनिमल की डेथ होती है तो उसकी सफाई करने वाला कोई नहीं है, और वो रॉट करके धीरे धीरे बैक्टीरिया को और वायरसेस को पोषण देगा, और वो ज्यादा बैक्टीरिया वहां ग्रो करेंगे और पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे। तो इसकी आप सोचिए कि एक छोटी सी दवाई कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे हम अनरेगुलेटेड अगर दवाइयां लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं, एनिमल्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये सारी इन्वायरमेंट में आ जाती हैं और इनसे हॉस्पिटल स्टेज बढ़ते हैं, डेथ्स बढ़ती हैं, नेचुरल स्कैवेंजिंग मैकेनिज्म्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया जो गिद्ध या वल्चर्स चले गए। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर में सिंपल इन्फेक्शंस भी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाएंगे। इसीलिए इसको मैं तो एक फास्ट मूविंग क्राइसिस कहता हूं, लेकिन WHO वगैरह इसको स्लो मूविंग क्राइसिस कहते हैं। तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली एंटीबायोटिक्स तो कभी भी डॉक्टर सलाह के बिना ना लें, और अगर शुरू करते हैं एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के कहने के बाद तो उसका कोर्स पूरा जरूर करें। तो प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कर क्या सकते हैं। सारी प्रॉब्लम्स तो हम समझ रहे हैं, लेकिन करना क्या है। सबसे पहला तो पर्सनल लेवल इंटरवेंशन जरूर करें कि हाइजीन मेंटेन रखें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें। इन्फेक्शन से बचने का सबसे सेफ और सबसे असरदार तरीका यही है कि हैंड वॉशिंग रेगुलर करें, सेफ फूड प्रैक्टिसेस करें, प्रॉपर कुकिंग करें, सफाई रखें, क्लीनली स्टोर करें, वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, वो आपको कई बीमारियों से बचाती है, और सिर्फ आपको नहीं पूरी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। जैसा आपने पोलियो प्रोग्राम में देखा, पल्स पोलियो प्रोग्राम था, तो हम सभी बच्चों को इकट्ठे एक ही टाइम पर पोलियो की डोज देते थे, जिससे पूरी कंट्री में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, और हमने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया सक्सेसफुली इसी वजह से। अगर कोई जानवर बीमार है, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स वगैरह से दूर रहें, या अननोन पेट्स के साथ कॉशन रखें, किसी भी बीमार जानवर के आसपास ना जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सनल इंटरवेंशन है आपको और कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकेंड, फूड एंड एनिमल सेफ्टी इंटरवेंशंस, यानी कि मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से ही खरीदें, रॉ या अंडर कुक्ड फूड ना खाएं, पेट्स का रेगुलर वैक्सीनेशन और रेगुलर चेकअप डॉक्टर से जरूर करवाएं, और वेट मार्केट्स या अनहाइजीनिक एनिमल हैंडलिंग एरियाज जहां होते हैं, बहुत ऐसी मार्केट्स होती हैं, उधर बिल्कुल ना जाएं और अपने आप को बचा के रखें। हेल्दी एनिमल्स मीन्स लेसर डिजीज ट्रांसमिशन। तो एनिमल्स का हेल्दी रहना ह्यूमंस के हेल्दी रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और खाने के मामले में हम ज्यादा सोचते हैं कि एनिमल सोर्स खाने से ही प्रॉब्लम होती है, कि मीट प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स, बट अगर हम लोग पेस्टिसाइड लेडन फ्रूट्स खाते हैं या पेस्टिसाइड से भरे हुए वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो फ्रूट्स को अच्छी तरह धो के खाएं, कच्ची सब्जियां अवॉइड करें,
और अगर लगता है कि धोने के बावजूद भी प्रॉब्लम है तो उनका छिलका उतार के खा लें। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, प्लास्टिक यूज बिल्कुल ही ना करें या कम से कम करें। क्लीन वाटर सोर्सेज मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करें, पानी में गंदगी ना डालें, कूड़ा ना डालें, खूब सारे पेड़ लगाएं, ग्रीन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करें, बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे कदम लॉन्ग टर्म डिजीज प्रिवेंशन में ह्यूज रोल प्ले करेंगे। तो स्टैंड विद साइंस का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? प्रैक्टिकल मीनिंग है कि सोशल मीडिया पर जो आता है उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, साइंटिफिक वेरीफाइड मेडिकल एडवाइस ही फॉलो करें। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स को इग्नोर मत करिए, अपने टाइम पर चेकअप कराइए। साइंस बेस्ड डिसीजंस ही लॉन्ग टर्म सेफ्टी इंश्योर करते हैं। तो अगर सिर्फ एक कंट्री या एक इंडिविजुअल ही एफर्ट करेगा तो वो काफी नहीं है। डिजीजेस बॉर्डर्स को नहीं मानती, इसलिए गवर्नमेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स और हम सब आम लोग, हम सबको ही मिलकर काम करना पड़ेगा। ग्लोबल सर्वेलेंस सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स फ्यूचर आउटब्रेक्स को कंट्रोल करने में क्रूशियल होंगे। अगर हम एनवायरनमेंट को डैमेज करते रहे या एनिमल हेल्थ को इग्नोर करते रहे तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट हम ह्यूमंस पर ही आएगा। तो इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर याद रखें ये जरूर कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन। प्रिवेंशन ही सबसे पावरफुल मेडिसिन है और अगर हम साइंस के साथ खड़े रहेंगे तभी हम डिजीज बर्डन को कम कर सकते हैं और एनवायरनमेंट के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सवाल हो, किसी तरह का आपके मन में डाउट हो या आप ये डिसाइड कर रहे हो कि वर्ल्ड हेल्थ डे को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, तो वो सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर लिखें। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर आपके सभी सवालों के जवाब देंगे और अगर आप वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आकर हम आपके साथ ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।